अभी इसको समझते हैं कि कैसे एक्सचेंज रेट डिटरमिन किया जाता है। वी आर गोइंग टू डिटरमिन द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड रुपीज। सो लेट्स से ऑन दिस एक्स एक्सिस हम डिमांड और सप्लाई ऑफ डॉलर को इक्वेट कर रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई कितनी होगी डॉलर की, और ऑन दी वाई एक्सिस वी आर इक्वेटिंग दी प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज, कि कितने रेट आईएनआर में डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई है। सो आपको तो पता है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है। सो डिमांड कर्व इज लाइक दिस। So let's say the demand curve of dollar is this, which means if the price of dollar in terms of rupees increases, the demand will fall, and if the price of dollar in terms of rupee falls, then the demand for dollar will increase. तो डिमांड का तो लॉ ऑफ डिमांड सेम लगेगा जैसे नॉर्मल कमोडिटी पे लगता है। सो आप अपने मन में डॉलर को एक प्रोडक्ट मान के चलो, एक कमोडिटी मान के चलो, जैसे कि एप्पल। तो अगर एप्पल का रेट इंक्रीज कर जाए रुपीज में तो एप्पल की डिमांड घट जाएगी, एंड सिमिलरली अगर एप्पल का प्राइस इन टर्म्स ऑफ रुपीज घट जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब एप्पल को सब्स्टिट्यूट कर दो डॉलर के साथ, तो अगर डॉलर का रेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज इंक्रीज कर जाए द डिमांड ऑफ डॉलर विल फॉल, एंड इफ द रेट ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज डिक्रीजेस द डिमांड फॉर डॉलर विल इंक्रीज। ये वाइस वर्सा इनवर्स रिलेशनशिप है। एंड इसी तरह से सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो अगर डॉलर का प्राइस रुपीज में बढ़ जाए तो सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज, एंड अगर प्राइस घट जाए तो डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। सो सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है डॉलर का, और डिमांड का रिलेशनशिप डॉलर के साथ इनवर्स है। अब the rate at which the demand quantity demanded and quantity supplied of the dollar, जिस रेट पर लेट्स से 50 रुपीज पर जितनी डिमांड हो रही है डॉलर की देश में और जितनी सप्लाई है डॉलर की देश में, वो डिमांड और सप्लाई जहां पर बराबर हो जाती है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट या पार रेट ऑफ एक्सचेंज। सो यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। सो जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट मार्केट, जैसे डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस इंटरैक्ट करती हैं, जहां पर वो इक्वल हो जाती है डिमांड सप्लाई के, उस रेट ऑफ एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पर आपको बहुत क्लियरली पता है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने सीखा था कि अगर डिमांड के पैटर्न में बदलाव आए या सप्लाई के पैटर्न में चेंज आए तो जो ये एक्सचेंज रेट है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है, इसमें बदलाव आएगा, है ना। सो वी हैव अ टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन द फ्री मार्केट, जो हमने अभी कर लिया। इसको पढ़ लेते हैं बस। इन अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी like price of a commodity is determined through interaction of demand and supply of a foreign exchange in the foreign exchange market। तो जैसे कमोडिटी मार्केट में आप इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज निकालते थे या इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते थे डिमांड और सप्लाई के बराबर होने पर, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर किसी भी फॉरेन करेंसी का डिमांड और सप्लाई के पैटर्न के बेस पे हम उसका एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं डोमेस्टिक करेंसी के साथ, एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। सो अब आप एक ग्राफ देखो तो जिस पॉइंट पे डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाती है उस रेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। सो अगर हम बोल रहे हैं कि 50 रुपए पर डॉलर की डिमांड और डॉलर की सप्लाई बराबर हो जाती है तो $1 इक्वल टू 50 रुपीज इज द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। So interaction of demand and supply curve determines the equilibrium exchange rate and the equilibrium quantity of the foreign currency. This is called market equilibrium in a foreign exchange market. Done. Now
हमको ये समझना चाहिए अब पहले कि हम फॉरेन करेंसी को डिमांड क्यों करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की सप्लाई कहां से आती है। देखो, मुझे फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए होगी, वाई शुड आई डिमांड फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे डॉलर क्यों चाहिए, मुझे तो इंडिया में रहना है, अगर इंडिया में मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए तो मुझे आईएनआर चाहिए, डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक करेंसी। सो व्हाई शुड आई नीड डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग, येन, दिरहम, रिंगिट, मुझे ये क्यों चाहिए। Why should a consumer or a person require foreign currency? That is called demand of foreign currency। ठीक है, अब डिमांड कहां से आएगी, क्यों मुझे चाहिए, इसका रीजन क्या है। फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट्स अब्रॉड फॉर वेरियस रीजंस। हमें जब भी कोई भी पेमेंट करनी है बाहर, देखो इंडिया के अंदर आप पेमेंट करोगे तो रुपीज चलेगा, बिकॉज इंडिया का लीगल टेंडर, लीगल करेंसी क्या है, रुपीज। पर अगर मुझे बाहर कुछ पेमेंट करनी है या मुझे बाहर जाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, डॉलर या फॉरेन करेंसी, जिस भी देश में मैं जा रहा हूं वहां पर हमारा रुपी नहीं काम आएगा। सो मुझे फॉरेन करेंसी कब चाहिए होती है, व्हाई शुड आई डिमांड फॉरेन करेंसी। सो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी कम्स फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। मान लेते हैं मैंने अपने बिजनेस में अमेरिका के बैंक से लोन लिया है, बैंक ऑफ अमेरिका से अगर मैंने लोन लिया है तो मुझे अगर वो लोन को वापस चुकाना है, रीपे करना है, पेमेंट करनी है, तो मुझे वो डॉलर में ही करना पड़ेगा, मुझे वो डॉलर में मिला था तो डॉलर में ही पे होगा। सो पेमेंट करने के लिए मुझे अगर डॉलर चाहिए तो आई विल डिमांड डॉलर। सिमिलरली, इफ आई वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर मुझे बाहर के देश में इन्वेस्ट करना है, लेट्स से मुझे सिंगापुर में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे वहां पे सिंगापुर के डॉलर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैं अपना इंडियन रुपी वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे अगर सिंगापुर में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या वहां पर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, सिंगापुर का डॉलर लेना पड़ेगा। देन पेमेंट फॉर इंपोर्ट, मान लेते हैं मैं बाहर से किसी कंट्री से, अमेरिका से कोई सामान इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूं, लेके आ रहा हूं। अब जो सप्लायर है वो तो अमेरिका में बैठा है, अब उसको जब मैं पेमेंट करूंगा तो वहां पर वो मेरे रुपीज नहीं लेगा, वो मुझसे क्या मांगेगा, डॉलर। सो आई विल गो टू द बैंक इन इंडिया, आई विल गो टू द बैंक एंड आई विल टेल द बैंक टू ट्रांसफर द डॉलर टू द फॉरेन सप्लायर इन अमेरिका। तो वो मेरे अकाउंट में से पहले पैसे लेंगे रुपीज में, उसको एक्सचेंज रेट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में, और फिर जो वो डॉलर होंगे वो बाहर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सो अगेन द डिमांड कम्स फ्रॉम import। next, direct purchases abroad by tourist, student, medical treatment etc। for example, अगर मैं घूमने जाता हूं बाहर, ट्रैवल करने जाता हूं, एज अ स्टूडेंट पढ़ने जाता हूं, या किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाता हूं, तो मुझे वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी यूज करनी पड़ेगी। So for that purpose, when I want to travel to these foreign countries for these treatments or for these matters, तो मुझे फिर क्या चाहिए होगा, फॉरेन करेंसी चाहिए होगा। Then speculative trading in foreign exchange, then this is speculative trading। speculative trading का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के बदलाव के बीच में अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगी। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी हमने पढ़ा था, वैसा ही है ये, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। देन पेमेंट ऑफ इनकम्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और सैलरी। सो अगर मुझे बाहर किसी को रेंट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, सैलरी देनी है किसी को बाहर के देश में, तो मुझे वहां की करेंसी में देनी पड़ेगी, इंडियन रुपीज नहीं चलते वहां पर। एंड देन इफ आई वांट टू गिव डोनेशन और ग्रांट टू अ फॉरेन कंट्री, इट हैज टू बी गिवन इन देयर करेंसी। तो हमें पता चला इन सारे पर्पसेस के लिए हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, इसका मतलब वी विल डिमांड फॉरेन करेंसी। सो हमें समझ आ गया व्हाट इज डिमांड। नेक्स्ट, व्हाट इज सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सप्लाई मतलब कि हमारे पास ये डॉलर आएंगे कहां से, सप्लायर कौन होगा इसका। सबसे पहले हमारे पास सप्लाई कहां से आएगी, एक्सपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं अपने देश इंडिया से कुछ सामान बाहर के मुल्क में, बाहर के देश में एक्सपोर्ट कर दूं, तो बाहर से मुझे क्या पेमेंट आएगी, फॉरेन करेंसी की पेमेंट आएगी।
बाद में जब वो पैसे मेरे पास डॉलर के रूप में आएंगे मेरे बैंक में, फिर बैंक एक्सचेंज रेट लगा के उसको कन्वर्ट करेगा रुपीज में, ठीक है। तो हाउ इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कमिंग इनटू इंडिया? इट इज कमिंग बाय वे ऑफ एक्सपोर्ट। तो जब यहां से एक्सपोर्ट होता है, सर्विस एक्सपोर्ट होती है, गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, तो बाहर से जो पेमेंट आती है हमारे पास, वो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके आती है। सो फॉरेन करेंसी कम्स इनटू इंडिया। नेक्स्ट, FDI बाय आउटसाइडर्स इनटू इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के देश के कोई भी निवेशक अगर इंडिया की किसी कंपनी या इंडिया में कोई नई कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं या नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो बाहर से वो पैसा लेके आएंगे। बाहर से जो पैसा आएगा वो अगेन फॉरेन करेंसी में आएगा। सो दैट ऑल्सो बिकम्स द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया। देन डायरेक्ट परचेज बाय नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया। सो अगर बाहर से कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आता है, तो जब वो लैंड करेगा तो वो फॉरेन करेंसी लेके आएगा अपने साथ, और उस फॉरेन करेंसी को फिर वो इंडिया के किसी मर्चेंट बैंकर या इंडिया के किसी मनी एक्सचेंज या बैंक के पास जाके उसको फिर कन्वर्ट करवाएगा। सो अल्टीमेटली द फॉरेन करेंसी कम्स इनटू इंडिया बाय दिस रूट। रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट्स लिविंग इन फॉरेन कंट्रीज। सो अगर मेरा कोई दोस्त, मेरा रिलेटिव, मेरा भाई बंधु अगर कोई बाहर रहता है, किसी कंट्री में रहता है, फॉरेन कंट्री में, और वहां से वो मुझे कुछ पैसा इंडिया में ट्रांसफर करता है, रेमिटेंस करता है, तो वो फिर पहले हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रूप में इंडिया में आएगा और फिर बैंक उसको कन्वर्ट करके रुपीज में ट्रांसफर कर देगा या कन्वर्ट कर देगा। रिसीट ऑफ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और सैलरी। बाहर से अगर मुझे कोई इनकम आ रही है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, तो वो फॉरेन करेंसी के रूप में आ सकती है एंड देन इट विल कन्वर्टेड इनटू रुपीज। बाहर का कोई देश मुझे ग्रांट, डोनेशन कर दे, तो अगेन दैट विल बी अ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। एंड अगर हम किसी भी देश से, किसी भी फॉरेन कंट्री से लोन ले ले, तो वो लोन फिर अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके आएगा। सो आपने देखा, so these are the ways of getting foreign currency। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या है? कहां कहां से पैसा डॉलर्स के रूप में या पाउंड के रूप में इंडिया में आता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। और हमको किस पर्पस के लिए वो डॉलर या पाउंड्स चाहिए होंगे या फॉरेन करेंसी चाहिए, दैट इज कॉल्ड डिमांड। अब देखो, जैसे जैसे इस डिमांड और सप्लाई में बदलाव आएगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में डिमांड बढ़ जाती है डॉलर की, सारों को ही बाहर जाना है घूमने के लिए, सारों को ही पढ़ने बाहर जाना है, तो डिमांड बढ़ जाएगी डॉलर की। अब जैसे डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उतना इंक्रीज ना करे, देन होगा क्या? उससे ये जो हमने अभी यहां पर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज निकाला था बाय इक्वेटिंग द डिमांड एंड सप्लाई, तो जब डिमांड बदल जाएगी तो यहां पर इक्विलिब्रियम रेट भी बदल जाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ the changes in demand and supply impact the foreign exchange rate between two currencies। इसको समझते हैं अब। सो इम्पैक्ट क्या होगा जब डिमांड और सप्लाई में बदलाव आए? इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ फॉरेन करेंसी विद सप्लाई रिमेनिंग द सेम। अब देखो, याद करो जब माइक्रो में हमने पढ़ा था, माइक्रो में हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिमांड इंक्रीज कर जाए किसी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर, और उस प्रोडक्ट की सप्लाई में कोई भी चेंज ना आए, देन उससे होगा क्या? डिमांड के बढ़ने से, सप्लाई के सेम रहने से, देन देयर विल बी इंक्रीज इन द प्राइस, दैट इज इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। तो अगर डॉलर का डिमांड में इंक्रीज आ जाए और डॉलर की सप्लाई में बदलाव ना आए, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, देन द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डॉलर एंड INR विल इंक्रीज। दैट मीन डॉलर महंगा हो जाएगा बिकॉज उसकी डिमांड बढ़ गई है। एंड उल्टा होगा अगर डिमांड घट जाए, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ फॉरेन करेंसी विल रिजल्ट इन द फॉल ऑफ इक्विलिब्रियम रेट। सो अगर डिमांड घट जाए पर सप्लाई में बदलाव ना आए, देन दैट प्रोडक्ट बिकम्स चीपर, है ना, उसका प्राइस घट जाता है। सिमिलरली अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की डिमांड कम हो जाए और सप्लाई में चेंज ना आए, तो डॉलर विल बिकम चीपर। डॉलर और रुपीस का जो एक्सचेंज रेट है उसमें बदलाव आएगा और वो एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। ठीक, सप्लाई से क्या होगा? उल्टा। अगर सप्लाई इंक्रीज कर जाए डॉलर की एंड डिमांड रिमेनिंग द सेम, उससे होगा क्या? देयर विल बी प्रेशर ऑन द प्राइसेस एंड द प्राइसेस विल सॉफ्टन। दैट मींस विद इंक्रीज इन सप्लाई द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर एंड INR विल फॉल डाउन और डॉलर सस्ता हो जाएगा।
एंड अगर सप्लाई में गिरावट आ जाए, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट हो जाए, सप्लाई कम हो जाए और डिमांड वहीं की वहीं रहे, तो फिर डॉलर का जो प्राइस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सो यहां पर हमने कुछ पैटर्न्स बना रखे हैं फॉर चेंजेस इन डिमांड एंड चेंजेस इन सप्लाई। सो इसको समझते हैं, हालांकि बहुत सिंपल है इसको समझना। ऑन दी एक्स एक्सिस हमारे पास डिमांड और सप्लाई है डॉलर की। हर डायग्राम को अगर आप देखो तो ऑन दी एक्स एक्सिस देयर इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डॉलर, यहां पर पाउंड भी हो सकता था। ऑन दी वाई एक्सिस देयर इज द एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ रुपीज टू डॉलर। तो ये जो यहां पर वाई एक्सिस पे हमने प्लॉटिंग कर रखी है वो रुपीज की कर रखी है कि कितने रुपए पे डॉलर का कितना डिमांड और कितने रुपए पे डॉलर की कितनी सप्लाई ऑन ऑल दीज डायग्राम्स। अब हमको पता है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, सो दिस इज द ओरिजिनल डिमांड कर्व, दिस इज द अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे था, इसका मतलब ओरिजिनल जो प्राइस था वो ओ आर था। ओ आर के प्राइस पर ओ क्यू क्वांटिटी डिमांड करी जा रही थी और ओ क्यू क्वांटिटी सप्लाई करी जा रही थी। इसका मतलब द डिमांड एंड सप्लाई वाज इक्वल एट पॉइंट ई, देयरबाय डिटर्मिनिंग द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डॉलर एंड आईएनआर एट पॉइंट आर। तो आर इज द प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस था। पर हुआ ये कि धीरे धीरे डिमांड डॉलर की इंक्रीज करने लग गई। अब देखो डिमांड डॉलर की इंक्रीज क्यों करेगी? आपने बाहर घूमने जाना है, सभी ने घूमने जाना है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। किसी ने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, किसी ने स्टूडेंट ने पढ़ने के लिए जाना है, आपने बाहर से कोई सामान इंपोर्ट करना है तो आपको डॉलर चाहिए होंगे। सो इन ऑल दीज केसेस द डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीजेस एंड लेट्स से देयर इज नो चेंज इन द सप्लाई रिमेन्स द सेम। सो विद इंक्रीज इन द डिमांड, the demand curve will shift to right, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा पॉइंट E1 पर। नए इक्विलिब्रियम के एस्टैब्लिश होने से नया रेट ऑफ एक्सचेंज तय हो जाएगा, दैट इज पॉइंट R1। सो आपने देखा विद चेंज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड, सप्लाई रिमेनिंग द सेम, the quantity demanded or quantity supplied increases in the foreign exchange market and it results in increase in the foreign exchange rate. So पहले अगर $1 ₹50 का था, पहले अगर $1 यहां पर ₹50 का था, तो अब शायद $1 बढ़कर ₹55 का हो गया होगा। So as a result of increase in demand, the exchange rate increases. सप्लाई के केस में क्या होगा? पहले एक्सचेंज रेट यहां पर था, पहले एक्सचेंज रेट यहां पर था और जो रेट था वो ये था, लेट्स से द रेट वाज 55 रुपीज। डिमांड और सप्लाई ऑफ डॉलर जहां इंटरैक्ट करती है पॉइंट नंबर ई पर, वहां पर द रेट ऑफ एक्सचेंज इज 55 रुपीज। बट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, अब सप्लाई इंक्रीज हो गई तो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा बाहर की तरफ। तो सप्लाई के बढ़ने से नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा पॉइंट नंबर E1 पर एंड इसके कारण जो प्राइस या रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वो रेट ऑफ एक्सचेंज कम हो जाएगा, लेट्स से ₹50 पे। तो सप्लाई के इंक्रीज करने से जो पहले रेट ऑफ एक्सचेंज 55 था $1, अब वो घटकर ₹50 $1 पर आ जाएगा। सो आपने देखा डिमांड के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, तो यहां पर डिमांड ऑफ डॉलर के बढ़ने से रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा एंड सिमिलरली सप्लाई के बढ़ने से प्राइस घटता है ना। एंड यहां पर सप्लाई ऑफ डॉलर के बढ़ने से द फॉरेन एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज। उल्टा होगा अगले दो केसेस में। सो इन दिस केस व्हेन द डिमांड फॉल्स, पहले एक्सचेंज रेट ये था, इक्विलिब्रियम ये था, अब जब डिमांड कम हो जाती है तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। डिमांड कर्व के लेफ्ट शिफ्ट होने से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट नंबर E1 पर आएगा, जिसके कारण द रेट ऑफ एक्सचेंज विल फॉल। सो पहले 55 था डॉलर का रेट, अब 50 का हो जाएगा अगर डिमांड कम हो जाए। पर अगर सप्लाई कम हो जाए, पहले इक्विलिब्रियम यहां पर था डिमांड और सप्लाई का,
अब सप्लाई के कम हो जाने से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया लेफ्टवर्ड। ऐसा हुआ तो इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश एट पॉइंट नंबर E1 विच मीन्स पहले रेट अगर 50 था तो बढ़कर अब वो रेट हो जाएगा 55। ठीक है, सो डिमांड और सप्लाई के बदल जाने से फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी बदलाव आता है।